यूपी के हरदोई में 2 शिक्षकों पर फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी पाने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। बताया गया कि 3 टीचरों पर फर्जी दस्तावेज के जमा करने का आरोप लगा था, जिनमें एक टीचर का हाल ही में बुलंदशहर तबादला हुआ था, जबकि 2 टीचर हरदोई के एक स्कूल में पढ़ा रहे थे। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को बर्खास्त कर दिया। साथ ही बुलंदशहर शिक्षा विभाग को भी इसकी जानकारी दे दी गई, ताकि वहां भी फर्जी टीचर के खिलाफ कार्रवाई हो सके। इतना ही नहीं, प्रशासन ने आरोपी टीचर से वेतन वसूली की भी बात कही है। आगरा विश्वविद्यालय से फेक मार्कशीट के आधार पर नौकरी पाए हुए शिक्षकों को बर्खास्तगी का प्रकरण था। इसमें उन शिक्षकों को माननीय कोर्ट से स्टे मिला हुआ था, जिनको पूर्व में बर्खास्त किया गया था। माननीय कोर्ट के आदेश के क्रम में इन्हें पुनः बर्खास्तगी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक में स्कूल कॉलेजों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने राज्य के सभी स्कूल कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद कर दिया और साथ ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं में परीक्षाएं नहीं होंगी और छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में मचा है भूचाल। इससे निपटने के लिए रविवार को दिल्ली में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की एक बैठक भी हुई। उससे पहले शिवसेना के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत उनसे मिलने पहुंचे। पवार और संजय राउत की बैठक के बाद सुप्रिया सुले और संजय राउत काफी देर तक उनके घर के बाहर मौजूद रहे और चर्चा करते रहे। उनके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भी पहुंचे। पवार के घर हुई बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, जयंत पाटिल समेत महाराष्ट्र के कई बड़े नेता मौजूद रहे। 3.5 घंटे तक चली बैठक के बाद जयंत पाटिल ने साफ कर दिया कि अनिल देशमुख का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। देखो, महाराष्ट्र के सरकार ने ये निश्चित किया है कि इसमें ये पूरा अच्छा तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व है, अगर बड़े कोई अधिकारी इन्वॉल्व है तो वहाँ तक पहुँचने की ज़रूर कोशिश होगी। और 2 मिनट पहले मेरे को और उनके इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ आया तो हमारे ये प्रयास रहेगा कि उसमें से जो मेन कल्प्रिट है उसको ढूंढ निकालेंगे। अनिल देशमुख की रेजिग्नेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी एटीएस पूरा छानबीन के तपास कर रही है। अंतिम सवाल, इस्तीफा होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, लेकिन शरद पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। नहीं, वो मुख्यमंत्री का वो अधिकारी है। और ये थे हमारे साथ जयंत पाटिल। इनका कहना है कि इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन शरद पवार कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री फैसला करेंगे कि अनिल देशमुख का इस्तीफा होगा कि नहीं। हालांकि जयंत पाटिल ने भी कहा कि ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। महाराष्ट्र में चिट्ठी बम पर चल रही सियासी खींचतान पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए परमबीर सिंह पर बड़े आरोप लगाए और ये दावा किया कि परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखने से पहले दिल्ली का दौरा किया और इसी दौरे के बाद उन्होंने गृहमंत्री पर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सचिन वाजे की बहाली ना तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने की और ना ही गृहमंत्री ने, बल्कि सचिन वाजे को खुद परमबीर सिंह ने बहाल किया था। शरद पवार ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने से नाराज होकर परमबीर सिंह ने इस तरह के आरोप लगाए। जो सीपी के बारे में कुछ कदम उठाए, शायद उनको पसंद नहीं होगी, शायद दुखी होगी और ये जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं आनी चाहिए। इस बारे में डाइवर्शन की ताकीद होती। अनिल देशमुख के इस्तीफे के सवाल पर शरद पवार ने कल बैठक के बाद फैसला लेने का दावा किया। सर, कब तक फैसला हो जाएगा देशमुख में? मुझे लगता है कल या परसों हम बैठेंगे, कल ही बैठेंगे, कल डिसाइड कर देंगे। कल, हाँ, क्योंकि आने के बाद बैठेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने परमबीर की चिट्ठी पर पवार के जवाब पर पलटवार किया है। फडणवीस ने एनसीपी नेता शरद पवार पर भी हमला करते हुए कहा कि उन्होंने महाविकास अघाड़ी की सरकार बनवाई, इसलिए उसका बचाव करें और सच को छिपा रहे हैं। सरकार को बचाने की जिम्मेदारी ये पवार साहब ने अपने कंधे पर ली है। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे
लेटर बम से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचा है, लेकिन शिवसेना सांसद संजय राउत को सब कुछ स्मूथ लग रहा है। उनके मुताबिक पहले भी ऐसी चिट्ठियां लिखी जाती रही हैं। कोई हंगामा नहीं है। आपको दिल्ली में लगता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में कोई हंगामा नहीं है, सब स्मूथ है। ऐसी चिट्ठियां लिखते हैं राजनीति में। बीजेपी कह रही है कि मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, बीजेपी क्या कहती है और क्या कहेगी, इसलिए सरकार नहीं चलती। सरकार का अपना एक रूल रेगुलेशन है, सरकार के पास बहुमत है, इसलिए तो हम सरकार चलाते हैं। और बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, इसलिए वो अपोजिशन में है। तो सरकार को सरकार का काम करने दो। संजय राउत भले ही दावा कर रहे हों कि महाराष्ट्र सरकार में सब ठीक ठाक है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन विरोधी तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। जो परमवीर सिंह जी ने आरोप लगाया है, ये आरोप मुंबई पुलिस को बहुत बड़ा बदनाम करने वाला है। क्राइम जो होम मिनिस्ट्री है, इसको भी मतलब बदनाम करने वाला है। इसीलिए नीतिमत्ता के आधार पर अनिल देशमुख जी ने रिजाइन भी देना चाहिए और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इसी तरह की आरपीआई की तरफ से मेरी मांग है। चिट्ठी बम को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख जूलियो रेबेरो से मामले की जांच कराने का सुझाव दिया था, लेकिन रेबेरो ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए जांच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। I am not taking up any investigation. I have no intention of taking up any investigation, and I am not involved. Going to involve myself in it. I will, and thank him for thinking of me, but I am not available. महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की एक चिट्ठी ने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। चिट्ठी में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली के आरोपों पर सत्ता पक्ष को जवाब देते नहीं बन रहा, बल्कि अब हालांकि खुद जो अनिल देशमुख हैं वो अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सियासी सुगबुगाहट ये साफ बता रही है कि अनिल देशमुख पर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि सवाल 100 करोड़ की उगाही का है। चिट्ठी बम से सियासी धमाका। महाराष्ट्र में राजनीतिक भूचाल। आरोपों से घिरे अनिल देशमुख। गृह मंत्री पर फैसले का काउंटडाउन। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की एक चिट्ठी ने तूफान खड़ा कर दिया है। 100 करोड़ की उगाही वाली चिट्ठी में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए गए हैं और अब इन आरोपों की आंच बुझाने की कोशिश की गई है एनसीपी के मुखिया शरद पवार की ओर से। मीडिया से मुखातिब होते हुए शरद पवार ने परमवीर सिंह को आड़े हाथ लिया। उन्होंने दावा किया कि सचिन वाजे की बहाली ना तो सीएम ने की, ना ही गृह मंत्री अनिल देशमुख ने, बल्कि सचिन वाजे को खुद परमवीर सिंह ने बहाल किया था। He was police sub inspector. He was suspended about 16 years back, and recently he was reinstated in service. The decision to reinstate in service was neither taken by CM or Home Minister. It was taken by CP himself. परमवीर सिंह पर शरद पवार ने आरोप लगाते हुए दावा किया कि चिट्ठी लिखने से पहले परमवीर सिंह ने दिल्ली का दौरा किया। दिल्ली दौरे के बाद परमवीर सिंह ने गृह मंत्री पर आरोप लगाए। पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने पर ऐसे आरोप लगाए गए। परमवीर सिंह ने ये लेटर लिखने की घटना घटी है, क्या आपको लगता है कुछ राजनीतिक हवा उसको मिली है और उसके चलते परमवीर सिंह ने ये लेटर लिखा है? मालूम नहीं, मेरे पास कोई इस तरह का सबूत नहीं है, मगर मैंने सुना दिल्ली में आकर गए थे, जो भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर ये भी दिल्ली में आकर गए थे, कुछ लोगों से बात की थी
उनका वो अधिकार है, मैं ना नहीं कह सकता। और इसके बाद बार वहाँ एलिगेशन शुरू हो गई कि जो सीपी के बारे में कुछ कदम उठाए शायद उनको पसंद नहीं होगी, शायद दुखी होगी, और ये जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं आनी चाहिए। इस बारे में डाइवर्शन की तैयारी होती जाएगा सर, कब तक फैसला हो जाएगा देशमुख में? मुझे लगता है कल या परसों हम बैठेंगे, कल ही बैठेंगे, कल डिसाइड कर देंगे कल। हाँ, क्योंकि आने के बाद बैठेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने के आरोप को लेकर घिरी गठबंधन सरकार अब परमबीर सिंह पर आरोप लगा रही है। एनसीपी के मुखिया शरद पवार तो यहां तक कह रहे हैं कि रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से इसकी जांच करवाई जाए। But my suggestion to the chief minister, he should offer former police chief of Maharashtra, Bombay, and also contributed lot for Indian police. Mr. Riveral's reputation is very, very high. And if he accepts this responsibility, हालांकि न्यूज 18 से बातचीत में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए ऐसी किसी जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया है। I am not taking up any investigation. I have no intention of taking up any investigation, and I am not going to involve myself in it. I will thank him for thinking of me, but I am not available. लेकिन जब से चिट्ठी सामने आई है, बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को घेरने में जुटी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के जवाब पर पलटवार किया। सवाल पूछना चाहता हूं कि वे तो कहते हैं कि इस पूरी घटना की जांच करे, तो केवल परमवीर सिंह की जांच करे या घटना के एक मुख्य किरदार महाराष्ट्र के गृह मंत्री की भी जांच करे? और अगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री की जांच करना है तो क्या सर्विंग गृह मंत्री की जांच एक रिटायर्ड 10, 12, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो रिटायर्ड हुए ऐसे डीजी कर सकते हैं क्या ऐसी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? महाराष्ट्र की सियासत में चिट्ठी बम का ऐसा धमाका हुआ कि इस धमाके की गूंज सियासी गलियारों में दूर दूर तक सुनाई दे रही है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को घेर लिया है। सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपया की उगाही करने की जवाबदारी देते हैं गृह मंत्री। उससे और कितने गंदे काम कराए गए हैं? द बीजेपी वुड लाइक टू नो दैट व्हाट मोर डर्टी वर्क हैव बीन sought to be done through the ugly face of सचिन वाजे। ये भी हम जानना चाहेंगे। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद उठा ये तूफान सड़कों तक पहुंच गया। बीजेपी ने तमाम शहरों में सरकार और गृह मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुंबई, नागपुर और पुणे की सड़कों पर सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऐसे संगीन आरोपों के बाद अनिल देशमुख को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। मैंने कल ही डिमांड की है, अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए इमीडिएटली, नहीं दिया तो लेना चाहिए, और इसकी इंक्वायरी महाराष्ट्र राज्य में नहीं हो सकती। तो उधर परमबीर सिंह के आरोपों पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सफाई पेश की। जिस चैटिंग का उन्होंने चिट्ठी में जिक्र किया है वो प्लान की गई चैटिंग है, और जिन अधिकारियों को बुलाने की बात कही गई है उसका मतलब साफ है कि गृह विभाग का मुखिया होने की वजह से गृह मंत्री किसी को भी बुला सकता है। होटल, बार या पब से पैसा लाया जाए, ये बातें पूरी तरह मनगढ़ंत है और तथ्यों के उलट है। अगर परमबीर कह रहे हैं डीसीपी और एसीपी से कोई मुलाकात हुई है तो उन्हें एंटी करप्शन को इसकी शिकायत करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी इस मामले में कोई भी मौका नहीं चूकना चाहती। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुखर होकर सरकार की घेराबंदी करने में जुटे हैं। उन्होंने न सिर्फ सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए बल्कि सचिन वाजे की नियुक्ति और उन्हें सौंपे जाने वाले महत्वपूर्ण केसों के बारे में भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पवार साहब का पहला स्टेटमेंट बहुत महत्व का था। उन्होंने कहा यह बहुत गंभीर आरोप है। अगर आरोप गंभीर है तो सबसे पहले गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए
और उसके बाद इस प्रकार की जांच होनी चाहिए। हमारा तो कहना है, वैसे तो जांच सेंट्रल एजेंसीज ने की जानी चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं है विश्वास तो कोर्ट मॉनिटर्ड कीजिए। दरअसल पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह जो इस वक्त सुर्खियों में आए हैं, उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये आरोप लगाए थे कि सचिन वाजे को कई बार गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने सरकारी आवास पर बुलाया था। इस दौरान सचिन वाजे पर कई बार 100 करोड़ रुपए की वसूली का दबाव बनाया गया। 8 पन्नों की इस चिट्ठी में परमबीर सिंह ने एक के बाद एक गृह मंत्री पर कई आरोप लगाए थे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का जाना तय है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना चाहती है कि नए घटनाक्रम के बाद अनिल देशमुख जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दे, लेकिन इस्तीफे से पहले एनसीपी नेताओं की बैठक होगी और उसमें यह तय होगा कि महाराष्ट्र का अगला गृह मंत्री कौन होगा, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार में गृह मंत्री का पद एनसीपी कोटे से है। इस दौरान भले ही गृह मंत्री ने परमबीर सिंह के दावों को नकार दिया हो, लेकिन परमबीर सिंह का भी साफ कहना है कि उनकी चिट्ठी पूरी तरह से सही है। यही वजह है कि विरोधियों ने महाराष्ट्र सरकार को बुरी तरह से घेर लिया है। आम जनता जब कोरोना के समय पर जिंदगी और मौत से लड़ने की भूमिका में थी, तब आप वसूली का काम डिस्को, पब, बार से कर रहे थे। आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि और कौन से मामलों में ठाकरे सरकार के मंत्री पुलिस के द्वारा अपनी खंडनी और पैसा वसूल करने का काम कर रहे थे। महाराष्ट्र में सत्ता का ये नया संघर्ष अब एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से कभी भी कोई भी चौंकाने वाली खबर सामने आ सकती है। फिलहाल इंतजार सरकार के अगले कदम का है। पश्चिम बंगाल के लिए अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे सोनार बांग्ला संकल्प पत्र नाम दिया गया है। बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण देने का वादा किया है। अमित शाह ने वादा किया कि बंगाल के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपए 3 साल से ममता बनर्जी ने नहीं पहुंचने दिए, सरकार बनने पर वो सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में जाएंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में यह भी वादा किया गया कि मछुआरों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाएंगे और साथ ही लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। बीजेपी ने घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगाने का भी वादा किया और साथ ही गौ तस्करी पर लगाम लगाने का भी वादा किया। हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम। हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपया 3 साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, वो एक साथ कोई कट मनी के बगैर सीधा इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम करेंगे। और उसके बाद हर साल भारत सरकार के 6,000 रुपया जो आता है, इसके अंदर राज्य सरकार का 4,000 रुपया जोड़कर 10,000 रुपया किसानों को देने का काम करेंगे। सभी मत्स्य पालकों को, मछुआरों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने तय किया है कि 70 साल से जो शरणार्थी यहां पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं है। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे हैं। सिटीजनशिप पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की को। मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक डीबीटी से 10,000 रुपया प्रतिवर्ष हम ट्रांसफर करने का काम करेंगे, जिससे सम्मान पूर्वक वो रिहेबिलिट हो पाए। ओबीसी आरक्षण की सूची में महिष्य, तिल्ली और अन्य हिंदू समुदाय जो रह गए हैं, उनको समाविष्ट करने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेगी। बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। सोनार बांग्ला संकल्प पत्र 2021 के टाइटल से जारी किए गए संकल्प पत्र के बारे में पार्टी ने दावा किया है कि इसे 2 करोड़ लोगों के सुझाव के आधार पर तैयार किया गया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस संकल्प पत्र में लिखी बातें न सिर्फ सोनार बांग्ला की कल्पना को साकार करने वाली हैं, बल्कि बंगाल के हर तबके तक इस संकल्प पत्र में लिखी योजनाएं पहुंचने वाली हैं।
बंगाल में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी का बंगाल कल्याण का संकल्प। घोषणा पत्र में सोनार बांग्ला का विजन। बंगाल के चुनावी समर में देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है। पार्टी का दावा है कि 2 करोड़ लोगों के सुझाव लेने के बाद इसे तैयार किया गया है और ये महज एक घोषणा पत्र नहीं बल्कि बंगाल के विकास का संकल्प पत्र है, जिसे नाम दिया गया है सोनार बांग्ला संकल्प पत्र 2021। घोषणा पत्र की जगह हमने संकल्प पत्र नाम देना उचित का है, क्योंकि एक संकल्प है पार्टी का कि आगे हम कैसे सोनार बांग्ला बनाएंगे, आगे पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को हम किस तरह से इसकी पूर्ति करेंगे। ये संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी ने बंगाल के हर तबके का ख्याल रखा है। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुताबिक महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा। सार्वजनिक बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलेगी। सभी महिलाओं को पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। फसल के उचित दामों के लिए 5,000 करोड़ के फंड की व्यवस्था की जाएगी। मछुआरों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाएंगे। पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी दी जाएगी। हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम। हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना को आगे बढ़ाते हुए 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपया 3 साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, वो एक साथ कोई कट मनी के बगैर सीधा इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम किया। बीजेपी ने संकल्प पत्र के जरिए बंगाल के हर मुद्दे को छूने की कोशिश की है। पार्टी का दावा है कि संकल्प पत्र में बंगाल के विकास का विजन है। इतना ही नहीं, इस संकल्प पत्र के जरिए पार्टी ने बंगाल की उन तमाम समस्याओं को दूर करने का भी दावा किया है जिन्हें दूर करने के लिए कभी विचार नहीं किया गया। मसलन संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि बंगाल में घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम कसी जाएगी। गौ तस्करी के खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा। दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। 70 साल से बसे शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। पहले 5 साल तक शरणार्थियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। व्यक्ति क्या सीमा पार से परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था। घुसपैठ को पूर्णतया बंद करने का काम बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी और समयबद्ध तरीके से बॉर्डर फेंसिंग को स्ट्रेंथनिंग करना, आउटपोस्टों को स्ट्रेंथनिंग करना, सीसीटीवी सर्वेलेंस से थानों को जोड़ना और थानों की घुसपैठ जब होती है तो जिम्मेदारी तय करना, ये सारे काम हम करेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर, शोपियां में एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया। इससे पहले 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं, यानी अब कुल मिलाकर 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के शोपियां से, जहां पर चल रही थी मुठभेड़, लेकिन जानकारी है कि अभी भी ऑपरेशन जारी है। शोपियां में एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया है। ये आतंकी जो कि छिपे हुए थे और इस तरह के इनपुट के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया था। बताया जा रहा है कि एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया है। अब तक कुल 4 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। सुरक्षा बल को मिली है ये बड़ी कामयाबी। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो सका है कि आखिर ये किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिस मकान में इनके छिपे होने की जानकारी मिल रही थी, पूरे इलाके को आसपास से घेर लिया था सुरक्षा बल ने और लगातार रात से ही ये मुठभेड़ चल रही थी। अब जो बड़ा अपडेट मिल रहा है इस पूरे मामले पर वो ये कि एक और आतंकी को ढेर कर दिया गया, यानी अब तक कुल 4 आतंकियों को ढेर किया गया है। तो कल जो इनपुट मिला था सुरक्षा बल को, उसके मुताबिक 4 आतंकी, 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जाहिर की गई थी और उसके बाद अब 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। रिफत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ।
टोटल 4 ही थे रिफत, या फिर और भी हो सकते हैं? अभी क्या सिचुएशन वहां पर? देखिए, जब कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था तब सुरक्षा बलों ने ये कहा था कि 4 मिलिटेंटों की इन्फॉर्मेशन उनको मिली है, और उसके बाद जब कॉर्डन किया गया उसके बाद फायरिंग हुई, 2 मिलिटेंट मारे गए थे, फिर तीसरा मिलिटेंट भी मारा गया। अब 4 मिलिटेंटों की मारे जाने की खबर आ रही है, तो ये समझा जा रहा है कि 4 ही मिलिटेंट थे और ऑपरेशन खत्म हो गया। अब विड्रॉ किया जाएगा सिक्योरिटी को, और उसके बाद जो है जो बाकी जो है आइडेंटिफिकेशन वगैरह एक्सटेंड की जाएगी और पता चल पाएगा कि किस संगठन से इनका ताल्लुक था, क्या इन्वॉल्वमेंट थी और क्या सामान जो है बरामद किया गया। 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। जी रिफत, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। तो सभी आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और ऑपरेशन फिलहाल खत्म हो चुका है। और अब बात असम विधानसभा चुनाव की, जिसमें जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के दौरे पर हैं और वहां वो ताबड़तोड़ कई रैलियों को संबोधित करेंगे। सबसे पहले अमित शाह धेमाजी जाएंगे और वहां एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह माजुली में भी एक रैली करेंगे और आखिर में गृह मंत्री अमित शाह उदालगुड़ी के नलबाड़ी में भी रैली को संबोधित करेंगे। उनके दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही अमित शाह के इस दौरे को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। गृहमंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज असम के दौरे पर रहेंगे और वहां हुंकार भरेंगे। जेपी नड्डा कई रैलियों में शामिल होंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा आज सुबह करीब 11 बजे डिब्रूगढ़ के तिंगखोंग पहुंचेंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो जोरहाट के तिताबोर में भी एक रैली करेंगे। तो असम में 2 दिग्गजों का आज दौरा। एक तरफ असम में अमित शाह कई रैलियों को संबोधित करेंगे, तो वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी असम के दौरे पर कई रैलियों में शामिल होंगे। तो डिब्रूगढ़ जोरहाट जहां पर रैली होनी है, रैली के लिए सुरक्षा चाक चौबंद है और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। पार्टी के इन 2 दिग्गजों के दौरे से अमित शाह लगातार असम के दौरे पर रहे हैं और असम में क्योंकि बीजेपी की सरकार है और ऐसे में विकास को आगे बढ़ाने का दावा बीजेपी की तरफ से।